हे दोस्तों, आपके हिसाब से आपको हैप्पीनेस कब मिलेगी? जब आपके पास एक बड़ा घर होगा, जब आपके पास एक महंगी गाड़ी होगी, एक महंगा फ़ोन होगा, बैंक में करोड़ों रुपए होंगे, आप देश विदेश घूम पाओगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना यही लगता है कि ये सब चीज़ें अचीव करने के बाद ही हमें वो ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है, हमें वो खुशी मिल सकती है। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों के पीछे इसीलिए ही भागते हैं ना, ताकि उन्हें हैप्पीनेस मिल सके। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें ना, तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। आप हर समय खुश नहीं रह सकते, आप हर समय सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हम सबको लगता है कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ये बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहते होंगे और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती होगी, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना, उससे भी 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग रोज़ फेस करते हैं। लेकिन हमें ये सब इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमें टीवी पर, सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इनकी सक्सेस दिखाई जाती है। इनकी लाइफ के वो मोमेंट दिखाए जाते हैं जिसमें ये खुश होते हैं, जिसमें ये बड़े कूल लग रहे होते हैं। अब ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, अगर हम खुद को भी देखें तो हम भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी लाइफ के वो मोमेंट ही शेयर करते हैं जिसमें हम खुश होते हैं, जिसमें हमें सक्सेस मिली होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना दोस्तों, कि ये जो खुशी वाले मोमेंट्स हैं, ये जो सक्सेस वाले मोमेंट्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में कभी कभी ही आते हैं। इनफैक्ट बहुत कम ही आते हैं। जबकि जो पेन है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें अपने गोल्स को अचीव करने में, वो हमारे साथ रोज़ होती हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारी लाइफ में वो हैप्पीनेस वाले मोमेंट, वो सक्सेस वाले मोमेंट इतने कम आते हैं, तो क्यों हम इनके पीछे भागते रहते हैं? क्यों हम हमेशा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं? वेल, इसका आंसर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सक्सेस पाने के लिए, हैप्पीनेस अचीव करने के लिए हम बहुत ही होपफुल होते हैं। हम इस उम्मीद में अपनी सारी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि एक दिन हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यही चीज़ हमें होप की पावर को बताता है कि एक होप, एक उम्मीद हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है लाइफ को अच्छे ढंग से जीने के लिए, जिसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू वाओ बुक। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क मैनसन की एक और किताब एवरीथिंग इज के बारे में। मार्क मैनसन की बेस्ट सेलिंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, इसकी ये सेकंड पार्ट ही है और उसकी बुक समरी में पहले बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये बुक हमें बताती है ना, हम जो भी चीज़ें फेस करते हैं वो सब एक उम्मीद की वजह से करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए होप नहीं होगी ना, एक उम्मीद नहीं होगी ना, तो हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि इस संसार की किसी भी चीज़ में कोई सेंस नहीं बनता, मतलब किसी भी चीज़ की कोई सेंस है ही नहीं। पैदा होने के बाद इंसान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, जॉब करता है, शादी करके बच्चे पैदा करता है। लेकिन एक दिन वो सोचता है कि आखिर वो इस दुनिया में करने क्या आया है। लाइफ का मतलब क्या सिर्फ नौकरी करना या फिर बच्चे पालना होता है? बहुत से लोग मेहनत करके रिच तो बन जाते हैं, खून पसीना बहाकर कंपनीज भी खड़ी कर देते हैं, लेकिन एक दिन ये सारा एम्पायर, ये सारी कंपनीज उनके बच्चों को ही चली जाती हैं। अब ऐसे में इंसान का ये सोचना बड़ा ही लाजमी सा हो जाता है कि क्या सिर्फ यही ज़िंदगी थी? इतनी मेहनत से कंपनी बनाई या फिर पैसा कमाया, और इस सब से उसे मिला क्या? ना उसका बुढ़ापा रुका और ना ही बीमारियाँ, और साथ ही ये सब उसके साथ भी नहीं जाता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और महान दार्शनिक नीशे ने इसे ही निहिलिज्म कहा है, मतलब लाइफ का कोई मीनिंग है ही नहीं। लेकिन दोस्तों डोंट वरी, ये किताब आपको निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ की कुछ ऐसी हकीकत बताने के लिए है जो आपकी लाइफ को एक नया रंग दे सकती है। अब बेशक लाइफ का कोई मीनिंग ना हो, लेकिन आप उसे नया मीनिंग दे सकते हो, कुछ ऐसा करके जिससे लोग आपको याद रखें। और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले होपफुल होना होगा, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। तो चलो फिर आगे और जानते हैं इस अमेजिंग बुक के बारे में। पार्ट 1, होप। क्या आपको पता है कि हम इंसान ना हर दिन एक होप पर ही जिंदा रहते हैं? कितने भी बुरे हालात हों, हम इस उम्मीद में ही रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन होप ना तभी काम करती है जब आप कोई एक्शन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई ना करे और बस ये होप करे कि पेपर आसान आ जाए और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसी होप किसी काम की नहीं है। इस तरह तो वो सिर्फ फेल ही होगा, बल्कि इसकी बजाय अगर वो पढ़ाई करेगा तभी तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए होप तो रखो, लेकिन उसकी तरफ एक्शन भी लो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इस उम्मीद में मत रहो कि एक दिन मैं सक्सेसफुल ज़रूर हो ही जाऊंगा किसी भी चीज़ से, बल्कि एक डेफिनेट गोल बनाओ और उससे पाने के लिए एक्शन लो। चैप्टर नंबर 1, द बिटर ट्रूथ। हम सबको ये लगता है ना कि हमारी इस दुनिया में, हमारी इस यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है,
लेकिन सच बात तो ये है कि हमारी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस नेचर के सामने, इस यूनिवर्स के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम इस यूनिवर्स से ऊपर नहीं उठ सकते। कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी ये सोचा होगा कि वो इस विश्व का इतना बड़ा सम्राट है और शायद वो इस संसार में सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हुआ क्या, इस यूनिवर्स ने उसे 32 साल की उम्र में ही निपटा दिया और उसकी जीती हुई दुनिया यहीं रह गई और उसके जाने से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब देखो दोस्तों, टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा है और हिस्ट्री बनती रही है। ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो समय चल रहा है आगे भी वैसा ही रहेगा। समय चेंज होता रहा है और चेंज होता रहेगा। आगे चल के ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई महामारी आए और एक दिन सारी मनुष्य जाति को मिटा दे, लेकिन इससे नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचर बाकी की 2 मिलियन स्पीशीज़ से भी काम चला लेगी और उन स्पीशीज़ का मिटना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हज़ारों साल पहले ही कई स्पीशीज़ नेचुरल डिज़ास्टर से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी स्पीशीज़ थी माइटी डायनासोर्स। अब वो इतने ताकतवर एनिमल थे, लेकिन उनकी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई। इस नेचर के सामने उन्होंने भी घुटने टेक दिए। बहुत से लोग जो अथॉरिटी पोजीशंस पर होते हैं वो अपने आप में एक ईगो सा पाल लेते हैं और अपने से नीचे वाले लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन सबको ये समझना चाहिए कि हम इस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है और बहुत कम समय के लिए ही इस दुनिया पर आए हैं। इसलिए सभी ह्यूमंस के साथ हमारा जो बिहेवियर है ना, हमारा जो बर्ताव है ना, वो एकदम सेम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी पोजीशन, रैंक्स, अचीवमेंट या फिर वेल्थ अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए ऑथर इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि ईगो जो है ना, हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है। चैप्टर 2, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशंस। अक्सर में ये कहा जाता है कि सेल्फ कंट्रोल रखो, लेकिन ऑथर पता है क्या कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का कोई मीनिंग ही नहीं है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत से ओबीज लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो खाने पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, इसलिए मोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर डीएनए ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर 2 तरह के माइंड काम करते हैं, एक होता है थिंकिंग ब्रेन और एक होता है इमोशनल ब्रेन। अब ये जो थिंकिंग ब्रेन होता है वो बड़ा ही समझदार होता है और लॉजिक पर चलता है, लेकिन हमारा जो इमोशनल ब्रेन होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है और हमारी फीलिंग्स और इमोशंस पर काम करता है। ये बच्चों की तरह बड़ा ही ज़िद्दी होता है। अब सामने खाना देखकर ओबीज लोग जो होते हैं उनका जो इमोशनल ब्रेन होता है उन्हें खाना खाने के लिए ज़िद करने लगता है, लेकिन उनका थिंकिंग ब्रेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि ज़्यादा खाने से तुम ओबीज हो जाओगे, तुम मोटे हो जाओगे, और ऐसे ही दोनों ब्रेन्स के बीच लड़ाई हो जाती है और जो भी इस लड़ाई में जीत जाता है वैसा ही फाइनल डिसीजन हमारी बॉडी लेती है। अगर थिंकिंग ब्रेन जीतता है तो हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं और ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन अगर इमोशनल ब्रेन की जीत होती है तो हम खुद को ज़्यादा खाने से रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं ना कि हमें सिचुएशन के हिसाब से दोनों ब्रेन्स के बीच बैलेंस ठिकाना आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने थिंकिंग ब्रेन का यूज़ करना चाहिए और लॉजिक्स पर डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि याद रखो, अगर आपका थिंकिंग ब्रेन लॉजिकल ब्रेन जीतेगा तो आप सेल्फ कंट्रोल करोगे, और अगर इमोशनल ब्रेन की जीत होती है तो आप इससे कोसों दूर रहोगे। चैप्टर 3, चेज ड्रीम्स। अब वैसे तो ऑथर कहते हैं कि सब कुछ और किसी भी चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी ऑथर कहते हैं कि आपको सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से ना आपको ज़िंदगी जीने की एक नई मोटिवेशन मिलती है, एक होप मिलती है। एक होप के बिना हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की होप नहीं होगी ना तो हम कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, और जब हम एक्शन नहीं लेंगे ना तो हम सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति ही हैं। और एक होप तब डेवलप होती है जब आप सपने देखते हो, बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हो, जिससे आपको होप मिलती है और आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हो। ऑथर कहते हैं कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए अपने अंदर एक होप डेवलप करनी चाहिए, तभी हमारी ये ज़िंदगी कंप्लीट हो पाएगी और हम इसे एक मीनिंग दे पाएंगे। पार्ट 2, ह्यूमैनिटी। इस पार्ट में ऑथर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कहते हैं हम एक अच्छे ह्यूमन कैसे बन सकते हैं और अपनी ह्यूमैनिटी को कैसे बचा सकते हैं, इसी चीज़ को इस पार्ट में बताया गया है। चैप्टर नंबर 1, पेन इज़ यूनिवर्सल। इस दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, इस दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, पेन की फीलिंग सबके लिए एक जैसी ही होती है। हम जिसे प्यार करते हैं अगर वो इंसान हमें रिजेक्ट कर दे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पेन होती है। ऐसे ही हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आदि ये सब पेन ही हैं।
और इस पेन से हर कंट्री के लोग पीड़ित हैं। लेकिन सच बात तो यही है कि पेन होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी पेन ना हो, कोई भी तकलीफ़ ना हो, लेकिन सच तो यही है कि पेन के बिना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ पाने के लिए पेन नहीं होगा ना, तब तक आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाओगे। और जैसे हमारी ज़िंदगी में पेन है ना, वैसे ही दुनिया के हर एक इंसान में पेन होता ही है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ऐसे में हमें ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जिससे दूसरों की पेन भी कम हो सके। ऐसा करने पर आप ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन सकते हो। अगर आप पॉल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बंद करते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलो। जैसे कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालो, पेड़ पौधे लगाओ, बिजली कम इस्तेमाल करो, पानी के टैप को ठीक से बंद करो और खाना वेस्ट मत करो। ऐसे ही हज़ारों छोटे मोटे काम करके भी हम ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं। चैप्टर 2, मनी फ्रॉम फीलिंग्स। क्या आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ना, वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करके हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को वश में करके ये कंपनियां हमें प्रोडक्ट बेचती हैं। इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने गोरे होने की क्रीम तो बहुत देखी होंगी मार्केट में। हाँ, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ये सब गोरे होने की क्रीम है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग गोरा होना चाहते हैं। अब सब लोग गोरा क्यों होना चाहते हैं? इसका कारण यही है कि समाज ने काले रंग को ना एक इन्फीरियॉरिटी से जोड़ दिया है, और इसी वजह से काले लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप पे बड़े शर्मिंदा सा महसूस होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कभी आपने कौवे और कोयल को देखा है? उनका रंग भी तो काला होता है, पर क्या हमें उनसे कोई आपत्ति होती है? इनफैक्ट वो तो काले रंग के कारण ही सुंदर लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को काला होने में बड़ा ही शर्म आती है, और ये सब सोसाइटी की देन ही है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में यही इमेज बन चुकी है कि काला होना हमारे लिए सही नहीं है, और इसी वजह से हम काले होने पर शर्मिंदगी भी फील करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान का बनाया हुआ इमोशन ही है। काला होना केवल मेलेनिन पिगमेंट का होना ही होता है, और कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ये तो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले कैंसर से भी बचाता है। लेकिन काले लोगों के लिए ना, ये एक पेनफुल इमोशन बन चुका है, और इसी का फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती हैं और उन्हें गोरा होने के लिए अपनी क्रीम्स और पिल्स बेचती हैं। और ऐसा ही दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी है। इसलिए ऑथर कहते हैं ना कि हमें ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो लगे ही हुए हैं हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ना कि उन बड़ी बड़ी कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट्स को। चैप्टर 3, AI द न्यू रिलीजन। क्या आपको पता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा अगला रिलीजन बन जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज AI की दुनिया में इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। जैसे आजकल ChatGPT इतना पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन से आप बोल सकते हो 10 गुना नहीं, पूरे 100 गुना ज़्यादा अच्छे से डाटा को प्रोसेस कर सकता है। और इसी वजह से आने वाले समय में ना, ऐसी बहुत सी जॉब्स होंगी जो एलिमिनेट हो जाएंगी, और उसके साथ टेक्नोलॉजिकली कोई नई जॉब्स आएंगी, और एक बहुत ही बड़ा चेंज इस दुनिया में आने वाला है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ही हमारा रिलीजन बन जाएगा, और हर चीज़ के लिए हम इंटरनेट पर डिपेंड हो जाएंगे। हमारे हर काम को रोबोट्स करेंगे। यहाँ तक कि घर की जो नौकरानी या फिर नौकर्स होते हैं ना, वो भी रोबोट्स में बदल जाएंगे, और डॉक्टर्स वाले बड़े बड़े ऑपरेशंस भी रोबोट्स और मशीनों द्वारा ही किए जाएंगे। अब ऐसे में हम ह्यूमंस का फ्यूचर क्या होगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए अब सारी चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इस चेंज के साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहो, नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी स्किल्स को सीखो। आज की दुनिया जैसी है ना, आज से करीब 10 साल बाद बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन इन सब से अपनी उम्मीद मत खोना, होप को मत खोना। बस नई नई चीज़ें सीखो और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो, अगर ये बुक समरी अच्छी लगी हो, आपको ये लगा हो कि मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाले वीडियोस भी
आप मिस ना कर सको। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ये बताकर जाना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो या फिर किस बुक पर चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।